नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 दिसंबर 2022 का सॉल्व करने वाले हैं। पेपर किस तरीके से आया था, कितना पोर्शन कहाँ से पूछा गया था, उत्तराखंड में क्वेश्चन किस तरीके से बने, हिंदी में क्वेश्चन किस तरीके से बने, या जीके जीएस का पोर्शन किस तरीके से आया और करंट किस तरीके से पूछा गया और रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और रीजनिंग के सवालों को भी आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सभी पॉइंटों पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का पूरी तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं और क्वेश्चन और आंसर पे ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा हम चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ ही आज के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आज का अगर पेपर सेट देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो दे रखा है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। ये सन 2022 का पेपर रहने वाला है, किस तरीके से पेपर बना था उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था भाई। ठीक है, जो डोला पालकी आंदोलन है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है शिल्पकारों से है। किससे संबंध है, तो शिल्पकारों से संबंध है भाई। डोला पालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो जयानंद भारती थे। कौन थे भैया, जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे भैया। और इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1930 में इसकी शुरुआत की जाती है भैया। और अगर इससे और बात करें तो शिल्पकारों का यह आंदोलन श्रवण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए चलाया गया था भाई। जो श्रवण दूल्हे होते थे उनके समान समान अधिकार के लिए ये डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया, तो जयानंद भारती के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 1930 में चलाया गया। और संबंधित किससे था, तो शिल्पकारों से संबंधित था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन जो कहता है कि 1857 के विद्रोह के प्रस्टोपन के समय कुमायूं कमिश्नर कौन थे भाई। तो कौन कुमायूं कमिश्नर थे इसके, तो इसके जो थे सर हेनरी रैमजे थे। कौन थे भाई, सर हेनरी रैमजे थे। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1856 से लेकर, कब भाई, 1856 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। यानी ये कमिश्नर के पद पर रहे भैया। कमिश्नर के रूप में इन्होंने 28 वर्षों तक कार्य किया। कितने वर्षों तक कार्य किया था इन्होंने, रमजे ने, तो 28 वर्षों तक कार्य किया था। तराई इम्प्रूवमेंट फंड यानी 1883 में इनके द्वारा स्थापित किया गया। शेरवुड कॉलेज 1869 में स्थापित किया जाता है इन्हीं के द्वारा। वेलेजली हाई स्कूल 1884 में स्थापित इन्हीं के द्वारा किया जाता है, रेमजे के द्वारा। और सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि 1888 में रेमजे के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं भैया। रेमजे को कुमायूं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बना था कि कुमायूं का बेताज बादशाह कौन है भैया, कौन से कमिश्नर कहलाए, तो रेमजे कहलाए थे भैया कुमायूं के बेताज बादशाह भाई। इसके अलावा जो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सर लुसिंगटन। ठीक है, कौन, सर लुसिंगटन। ये जो थे कुमायूं के चौथे कमिश्नर के रूप में आए। इनके द्वारा 1842 में नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस कमिश्नर के द्वारा नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया, तो थॉमस लुसिंगटन के द्वारा किया गया भाई। कब किया गया, 1842 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, नगर पालिका के लिए एक्ट पारित किया था भाई। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी भी गठित की गई थी इन्हीं के द्वारा। कब, 1848 में। बैटन की बात करें तो बैटन का जो कार्यकाल रहता है 1848 से लेकर 1856 तक, किनका भैया, बैटन का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। कब तक, 1848 से लेकर 1856 तक बैटन का कार्यकाल देखने को मिलता है, जो कि कुमायूं के कमिश्नर रहे। 20 साल बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा चलाया गया था भाई। कुमायूं कमिश्नर का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया, तो बैटन के काल को कहा गया था भाई। ठीक है, कुमायूं कमिश्नरी का स्वर्ण काल बैटन के काल को कहा गया था भाई। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल मातृ मंडल की स्थापना की थी भाई। तो कहाँ पर की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की जाती है, तो जो की जाती है कहाँ की जाती है, लखनऊ के अंदर। कहाँ स्थापना की जाती है भाई, तो लखनऊ के अंदर स्थापना की जाती है भाई। ठीक है, कहाँ की जाती है भाई, तो लखनऊ के अंदर की जाती है स्थापना भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है भैया? ठीक है, तो इसमें जो अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है किनको भाई? बुद्धि वल्लभ पंत को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? बुद्धि वल्लभ पंत को दिया जाता है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पांचवा, अगर उसकी हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए भाई। कौन हुए पूर्वांचल केसरी के नाम से? कौन प्रसिद्ध थे? तो पूर्वांचल केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, बद्रीदत्त पांडे। कौन पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो बद्रीदत्त पांडे थे भाई। छठा क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे भाई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो ये जो आए थे भैया 1936 में। ठीक है, 1936 में गढ़वाल कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसकी बात करें, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी भैया? ठीक है, तो कौन शामिल नहीं थी? तो होमवती देवी शामिल नहीं थी भैया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने में भैया कौन शामिल नहीं थी? तो होमवती देवी शामिल नहीं थी। मंगला देवी, रेवती देवी और जीवंती देवी शामिल थी भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, गंगा का निर्माण किसका भाई? गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है भैया? तो गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, देवप्रयाग में इनका क्या होता है भैया? संगम देखने को हमें मिलता है भाई। ठीक है, रुद्रप्रयाग में, यानी रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम देखने को मिलता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हमें रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है भैया। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम हमें देखने को मिलता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का हमें संगम देखने को मिलता है। तो ये बातें भी याद रखनी है भैया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है भैया? कौन सा भाई? श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, हमसे पूछा गया है। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर किस तट पर स्थित है? क्या पूछा गया है? बागेश्वर किस तट पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल की दिवगत विभूतियां पुस्तक रचना है भैया, रचना की है? तो किनके द्वारा, किसने गढ़वाल की दिवगत विभूतियों पुस्तक की रचना की है? तो ये जो रचना की गई है, ये की गई है भक्त दर्शन के द्वारा। किनके द्वारा? भक्त दर्शन के द्वारा गढ़वाल की दिवगत विभूतियों पुस्तक की रचना की गई है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 12वां, वर्ष 1921 में, कब भाई? वर्ष 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की है भैया? कब? 1921 में। और भैया जो की है कहाँ पर? तो दुगड्डा में। कहाँ भाई? दुगड्डा में बैठक की भैया। किस स्थान पर? तो दुगड्डा में 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी भाई। ठीक है, अगला 13वां जो क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है भैया। तो गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? तो गुजरू क्षेत्र को कहा जाता है भैया। कुमायूं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र कुमायूं का बारदोली कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है भैया। ठीक है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी का कटाव है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीढ़ी नुमा खेती करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है भैया? इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है भाई। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में। कहाँ भी? तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, ये हमारा आंसर
सही है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो गौरी जलागम से संबंधित नहीं है भाई? तो इसमें से है मुलिंगा दर्रा, जो ठीक है, मुलिंगला दर्रा जो गौरी जलागम से संबंधित नहीं है भाई। बाकी का संबंध कहाँ से है? तो गौरी जलागम से संबंध है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है भाई? ठीक है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। कफनी ग्लेशियर की बात करें तो बागेश्वर, रालम ग्लेशियर की बात करें पिथौरागढ़, खतलिंग ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर भी खतलिंग ग्लेशियर, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, और अलगापुरी चमोली के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? हमारा ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लेने वाला है, भारत की जनगणना किसकी भाई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है भैया? ये हमसे पूछा गया है। तो ये कहाँ पर सबसे कम हमें लिंग अनुपात देखने को मिलेगा? तो ये लिंग अनुपात जो हमें सबसे कम देखने को मिलेगा हरिद्वार के अंदर। कहाँ भाई? सॉरी, हाँ, हरिद्वार के अंदर ये सबसे कम हमें लिंग अनुपात देखने को मिलेगा भाई। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं भैया? ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें हमारी आरक्षित हैं। किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित हैं भैया। और टोटल अगर एससी के लिए पूछेंगे तो एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। और टोटल आरक्षित सीटों की संख्या पूछेगा तो टोटल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है भाई? 15 है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 19वां क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था भाई? तो ये जो किया गया था भुवन चंद खंडूरी के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 50% कर दिया गया था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे भैया? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य इनमें से कौन थे? ये हमसे पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर थे, जो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनमें भैया आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पूछा गया है तो इनमें नित्यानंद स्वामी थे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत थे भाई, उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो 3 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा की कितनी है भाई? तो लोकसभा की 5 है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा भाई? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम भैया कब लागू किया गया था उत्तराखंड के अंदर? तो ये जो लागू किया गया था सन 2021 में लागू किया गया था भाई। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 78-17 मीटर है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय की पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं क्या हैं भैया? भारतीय हिमालय की पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं क्या हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी नंगा पर्वत व नामचा बरुआ। ठीक है, ये भारतीय हिमालय की पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है भैया? निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली
व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी भैया। तो कहाँ पर की जाएगी? तो ये जो की जाएगी ये गढ़वाल में की जाएगी भाई। कहाँ पर? गढ़वाल में की जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और कब? अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये जो जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को किया गया है। किसको किया गया अभी? तो हरिद्वार को किया गया है। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से इनका संबंध था? तो इनका कहाँ से संबंध था? इनका पौड़ी से संबंध था भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? किसमें? लोक संगीत में अपने योगदान के लिए 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? तो ये जो किया गया है भैया, ये जो किया गया है ये नरेंद्र सिंह नेगी को किया गया है। और कब किया गया? तो 9 अप्रैल 2022 को किया गया। किसके लिए किया गया अभी? तो लोक संगीत के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021-22 में उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ अभी? तो उत्तराखंड का स्थान क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है तो 7वां स्थान। कौन सा स्थान? 7वां स्थान रहा है। किसमें भैया? भारत के खाद्य सूचांक 2021-22 में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है वो 7वां स्थान रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? ठीक है, उत्तराखंड में आईटी पार्क की बात करें तो ये देहरादून में स्थापित है। कहाँ स्थापित है भाई? तो देहरादून के अंदर स्थापित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक जनसंख्या है भाई? तो किस जिले में है ये पूछा गया है। तो ये उधम सिंह नगर जिले में है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाले हैं अगर उनकी बात हम करें, अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है भैया? तो कहाँ पर सबसे कम हमें लिंग अनुपात देखने को मिलता है? तो हरिद्वार में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है भैया? किसका? उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कार्यालय हमारा स्थित है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, उरेडा की फुल फॉर्म है भैया। तो इसका जो प्रधान कार्यालय है वो देहरादून के अंदर स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान दिया है भैया? तो सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है ये हमसे पूछा गया है 2019 और 20 में। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो हमारा द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा भैया। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, 2019-20 के अनुसार। अगला है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो भैया उत्तराखंड के गांधी के नाम से किनको जाना जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? किसके हिसाब से पूछा गया है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो चमोली जिला है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है भैया? उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है ये हमसे पूछा गया है। तो जो क्रम इसका रहा है वो क्रम क्या रहा है अभी? इसका जो हमें क्रम देखने को मिलेगा 27वां क्रम रहा है भैया। तो ये उत्तराखंड के क्वेश्चन थे जिन पर हमने डिस्कस किया। अब जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग का पोर्शन भैया, रीजनिंग का पोर्शन है और रीजनिंग के सवाल किस तरीके से होंगे ये इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सवाल है रीजनिंग का कि एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर, कितने भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चाल से जाती है
और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से क्या होती है भाई, वापस आती है। तो दूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो आपको सॉल्यूशन है साइड में दिखाई देने वाला है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है। अगर ट्रिक मेथड की बात करेंगे, ट्रिक भैया तो ट्रिक इसमें क्या लगने वाला है, 2x y अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो x यानी x माने x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहली चाल रहेगी यानी जाने की जो चाल रही वो कितनी रही, औसत चाल, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रही, और वापस आने की जो चाल रही उससे हम y की वैल्यू मान लेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 60 प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, इस रूल में रखेंगे। जब 2 गुणा 60 गुणा 90 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10,800 आ जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 150 3 से कितनी बार में कटेगा, 0 से 0 हमने कैंसिल कर लिया पहले, और उसके बाद 15 को काटेंगे 3 से तो 5 बार कटा, और किसको भाई 1080 को काटेंगे तो 360 बार कटेगा। 360 बटे 5 आ जाएगा। 360 बटे 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या रहेगी भैया, पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल रहेगी। कितना भाई, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्यूशन आपको ये साइड में दिया गया है, किस तरीके से सवाल हुआ है, ये ट्रिक मेथड है। अगर बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से बहुत लेंथी हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों यानी ABCDE में कौन सबसे लंबा है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें बात करें, सबसे पहले बात कही है कि D जो है A और C से लंबा है। D किससे लंबा है, D जो लंबा है A और C से लंबा है। किससे लंबा है भाई, D A और C से लंबा है, कौन, D। ठीक है, आगे बात का है B जो है E से छोटा है। B जो है किससे छोटा है भाई, E से छोटा कौन है, B छोटा है किससे, E से। E से कौन छोटा है भाई, B छोटा है। ठीक है, तो इसमें ये लास्ट में पूछा गया है, और लेकिन D से लंबा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, E बनेगा, B बनेगा, D बनेगा, A बनेगा और C बनेगा। तो सबसे पहली कंडीशन का ये है कि जो D है A और C से लंबा है। ठीक है, D है जो A और C से क्या है, लंबा है। फिर कहा है कि B जो है E से छोटा है, B जो है E से छोटा हो गया, और D से लेकिन लंबा है, D से लंबा हो गया। तो इसमें पूछा गया है तो कौन सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो सबसे लंबा जो हो जाएगा इसमें E हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, E इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सवाल हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है कि जब एक समतल दर्पण पर देखा जाता है तो एक घड़ी में टाइम कितना होता है भाई, 8:30 का समय होता है। कितना होता है भाई, 8:30 का समय दिया गया होता है भाई। ठीक है, तो इसका पूछा गया है कि सही समय क्या होगा, समतल दर्पण पर देखा गया है। तो जब भी इस तरह के सवाल बनेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, 11:60 में से हमें क्या माइनस कर देना है, जो दिया गया वो समय होता है। तो कितना आ जाएगा भाई, 3:30 का समय आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। यानी 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए, क्या भैया, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल पिज्जा और दूध के बीच में संबंध को दर्शाता है भैया। तो कौन सा दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। यानी 44 का आंसर क्या होने वाला है, 44 का हमारा डी आंसर होने वाला है। कि यानी कि दूध जो होते हैं वो तरल भी होते हैं, लेकिन पिज्जा जो होता है वो तरल नहीं होता है, ना ही दूध से बना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, दूध और तरल का संबंध देखने को मिल गया यहाँ पर, लेकिन पिज्जा क्या है हमारा अलग है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की बात करें, गायों और मुर्गियों के समूह में कहा गया है अभी, गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो गायों की संख्या हमें बतानी है कि गायों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको साइड में दिखाई देने वाला है। इसमें जो गायों को माना गायों की संख्या क्या हो गई, गायों की संख्या x मान लेंगे, और मुर्गियों की संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो जो इसका देखो गायों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x + 2y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा भाई,
बराबर में ये कहा गया है कि 2 गुने से 14 अधिक है, यानी जो गाय और मुर्गी हैं उनके 2 गुने से कितना अधिक है भैया, 14 अधिक है। तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और कितना अधिक है भैया, प्लस 14 अधिक है, प्लस 14 हो गया। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2y बनेगा, बराबर में क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y बन जाएगा। इस ब्रैकेट को खोला हमने, यानी 2 की गुणा हमने x से की और 2 की गुणा y से की, प्लस में क्या आ गया हमारा, 14 आ गया। फिर देखो इसे सॉल्व करेंगे, यानी x वैल्यू और y वैल्यू हम क्या करेंगे, x में से x की वैल्यू माइनस कर देंगे, y में से y की वैल्यू माइनस कर देंगे भाई। तो 4x में से माइनस 2x करा तो बचा कितना, 2x बचा, और 2y प्लस के हैं और 2y माइनस के हैं, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, वैल्यू समान है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी एक दूसरे को उन्होंने काट दिया। बराबर में कितना है, 14। तो 2x बराबर 14 हो गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो 14/2 और 2 से काटेंगे कितना आ गया भाई, 7 आ गया। समझाने की वजह से इतना लेंथी हो गया, नहीं तो ये एक लाइन में ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता। तो गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो गायों की संख्या हमारी 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सवाल हुआ है, साइड में ये पूरा इसको समझाया गया है, देख लेना भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, इसमें ये पूछा गया है, इस दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है भैया, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो देखो इसका जो आंसर देखो भाई, आंसर इसके देखो, जब भी हमारा क्या ट्रायंगल बनता है, जब भी हमारा कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है भाई, 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं भाई, तो 3 त्रिभुज होते हैं। जब सीधा सीधा हम क्या कर लें भाई, इन सभी को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भी बाहर वाले से कितने बने, 16 बने, और अंदर वाले भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर वाले से भी 16 बने, तो 16 दूनी 32। सीधा सीधा हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। तो ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 32 हो जाएगी भाई। ठीक है, कितनी हो गई, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारी 32 हो गई भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, एक व्यक्ति का क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, और वो वामाव्रत दिशा में 135 मुड़ता है, और उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणाव्रत में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो देखो ऐसे हमें ये पता है कि इनके बीच में कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ से है, यहाँ पर है भाई, और घूमता कहाँ है वो, तो वामाव्रत घूमता है। वामाव्रत घूमेगा तो यहाँ 90 हो गया, और 45 और घूमेगा तो 135 डिग्री, तो यहाँ पर घूम गया ही। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। तो 135 तो यहाँ पर आया, ठीक है, दक्षिणाव्रत घूमा, वापस 135 आया, और 45 और घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 180 डिग्री घूमा। और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है भाई पश्चिम होता है, और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन आएगा। क्या आएगा भाई, दक्षिण पश्चिम, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करते हैं, मानव नेत्र की, क्या कहा गया है, मानव नेत्र की किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं भैया, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं भैया, कहाँ पर बनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बनाते हैं दृष्टि पटल पर। कहाँ बनाते हैं भाई, तो दृष्टि पटल पर ये क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है भैया, कि अगला भैया अगली कौन सी भिन्न आएगी, ये हमसे पूछा गया है। देखो ऊपर कितने का अंतर चल रहा है, ऊपर अगर देखेंगे 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से क्या हो गया 7, 7 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे देखेंगे, नीचे क्या हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। तो 9/32 आंसर आ जाएगा इसका, यानी पहला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/32 हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करेंगे, अगला हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है, अगला देखो ये सॉल्यूशन मैथमेटिकल दे रखा है भाई। ठीक है, मैथमेटिकल ये दे रखा है, यानी जो साइन दिए हैं उन साइनों को चेंज करना है। तो साइन इसमें क्या क्या दे रखे हैं, साइन दे रखा है भाई, जो प्लस का अर्थ है वो प्लस का अर्थ क्या होता है भाई, गुणा होता है, और भाग का अर्थ जो होता है वो प्लस होता है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस, माइनस का अर्थ भाग दे रखा है भाई। तो इसका सॉल्यूशन देखो मैंने साइड में समझा रखा है, साइड में समझा रखा है क्या, 175 माइनस का अर्थ क्या है, भाग बटे में 25 हो जाएगा, और भाई ठीक है, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो
कितना हो जाएगा भाई, +5 हो जाएगा। और क्या दे रखा भाई, प्लस का अर्थ गुणा दे रखा है तो गुणा 20 हो जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा, माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 3, और प्लस का अर्थ क्या है गुणा 10। जब इनको काटेंगे 25 से 175 कितनी बार में कटेगा भाई, 7 बार में कटेगा। कितनी बार में कटता है, तो 7 बार में कटता है, तो 7 आ गया। 5 और 20 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 100, माइनस 3 और 10 की मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 30। 7 और 100 को जोड़ा तो 107 हो गया, माइनस कितना कर दिया 30 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आ गया भाई 77 इसका आंसर आ गया भाई। तो ये बोर्ड मास का यहाँ पर रूल लगा है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले भाग, गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो वो हमने बोर्ड मास का रूल लगाया है और साइन को बदला है, बस इसको सॉल्व कर दिया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे भाई इसमें क्या हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बताना है भी, जैसा कि इसमें संबंध है और दूसरे में संबंध है, वही संबंध हमें तीसरे में बताना है कि वही संबंध होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सिंपल सा क्या करा है, आम निशानी है, यानी कि 3 की गुणा 4 से कर दी है। किसकी भाई, 3 की गुणा 4 से करी है तो 3 चौक 12 हो गया। और 5 की गुणा 2 से करी है तो कितना हो गया 10। इन दोनों को जोड़ा तो 22 आंसर आ गया भाई। इसी तरीके से भाई 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और 3 की गुणा 8 से करेंगे तो 24। 25 से 24 कितना हो गया भाई 49 हो गया। 7 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 4 की गुणा 28 आएगा, और 9 5 की गुणा 45 आएगा। और इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73 इसका आंसर हो गया है भाई, ठीक है। तो ये हमारे रीजनिंग के सवाल थे, आपको समझा दिए हैं किस तरीके से रीजनिंग के सवाल आए हैं और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, वो भी आप हमने डिस्कस कर लिया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो 52 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें देखेंगे भाई गेहूं के दाने में होते हैं भाई, गेहूं के दाने होते हैं भाई, तो गेहूं के दाने क्या होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये फल होते हैं। क्या होते हैं भाई, फल होते हैं। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है भैया, तो ये हमसे पूछा गया है। तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहिता को दिया गया है भाई, ठीक है। करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। करंट से क्वेश्चन भी अच्छे खासे नंबर में हमें देखने को मिले हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किनको सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे कैसे क्वेश्चन आ गए, ये हमारे करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 55, ये क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है भाई। तो किस शहर के द्वारा की गई है मेजबानी, तो ये की गई है गांधीनगर गुजरात के द्वारा 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी किसने की है, गांधीनगर गुजरात के द्वारा की गई है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता भाई। तो किनके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है पीवी सिंधु के द्वारा, ठीक है। कब जीता गया, तो जनवरी 2022 में जीता गया। कौन सा, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, और ठीक है महिला एकल में ये किताब इन्होंने जीता है, किसने, पीवी सिंधु ने भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया भाई। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इनको जो चलाया गया था ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसके द्वारा जो मेडिकल छात्र थे उनको यूक्रेन से भारत लाया गया था भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है भैया। तो कौन सा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो ये सभी हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये सभी क्या हैं भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है भाई, ठीक है। किसका उदाहरण भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। 1 टेराबाइट में शामिल है भैया, 1 टेराबाइट में भैया क्या शामिल है, ये हमसे पूछा गया है। तो 1024 गीगाबाइट शामिल है 1 टेराबाइट में भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, किसके द्वारा, जो ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, स्पैम कहा जाता है भाई। अगला है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था।
भारत का जो आईटी अधिनियम था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में अस्तित्व में आया था भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? किनका? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के अंदर महावीर का जन्म हुआ था भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है भाई। जो कुतुब मीनार है उसके प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ये हमसे पूछा गया है। तो अलाई दरवाजा है। क्या है भाई? अलाई दरवाजा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है भैया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ये पूछा गया है। तो ये जो हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह कलाम सैट V2 प्रक्षेपण की तिथि है भैया। ठीक है, भारतीय उपग्रह कलाम सैट V2 का प्रक्षेपण की तिथि क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी सन 2019 है भाई। क्या है भाई? 24 जनवरी सन 2019 है, यानी करंट भी 2 साल पुराना भी पूछ लिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है अभी? जो कोविशील्ड है भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा भाई? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है भैया? तो किस में है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिले हैं भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, मिट योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था भाई? कौन सा अभियान? मिट योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है भाई? तो इनका जो संबंध है अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। किससे संबंध है भाई? अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंध है भाई। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है भैया? तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो ये जो स्थित है भैया कावेरी नदी पर। कहाँ पर भाई? कावेरी नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था भाई? ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा का पहला अध्यक्ष था, ये पूछा गया है। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आर्टिकल 17 के द्वारा क्या किया गया है भाई? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है भाई। आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समानता की बात की गई है। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 16 में। और 14 में क्या किया गया है? विधि के समान समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया भाई? अस्पृश्यता का अंत कहा गया है आर्टिकल 17 में भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हन राव थे भाई। कौन थे भाई? पीवी नरसिम्हन राव थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं भैया? तो कितने किए गए हैं? तो इसका आंसर है भाई अभी तक कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, 74वां क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है भैया? क्या है भाई? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है भैया? सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया गया है तो कहाँ से किया गया है? अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की, ठीक है,
निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से भूमि चकबंदी नहीं है भैया। क्या नहीं है भैया? तो भूमि चकबंदी भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? ठीक है, तो किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? अगर इसकी हम बात करें तो ये जो रहेगा हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भैया क्या करा गया है? पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है भैया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। और इसका आंसर जो होगा हमारा, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, उच्च एकमात्र, क्या भैया? उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था भैया। किनको? अंग्रेजों को सहयोग करा था भैया। तो वह विदेशी शक्ति का नाम हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? वो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के द्वारा क्या करा गया था भाई? अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है भैया? कौन सी भाई? बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है? तो अमेरिकी क्रांति से संबंध किसका? बोस्टन चाय पार्टी का संबंध है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुशमैन का क्षेत्र है भाई। किसका भाई? बुशमैन का क्षेत्र क्या है भाई? तो बुशमैन का क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल है भाई। क्या है भाई? कालाहारी मरुस्थल है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, देखो ये जीके जीएस का था और जो करंट का पोर्शन था हमने उस पर डिस्कस किया है। अब हमारा हिंदी का पोर्शन आ गया और हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, और कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं उन चीज़ों को भी हम देखेंगे भाई। तो सबसे पहला है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इसका क्या है? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना भाई। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना क्या हो जाएगा? आकाश के तारे तोड़ लाना होगा भाई। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? तो वस्तु प्रधान होनी चाहिए टिप्पण की भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है भाई। शब्दावली का अर्थ है, तो शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। ठीक है, शब्दों का समूह क्या कहलाता है? शब्दावली का अर्थ कहलाता है भाई। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है भैया। तो कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य जो नाम है वो क्या है भाई? का जो चाणक्य नाम है वो है कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का भाई। किसका नाम है? कंप्यूटर का एक फ़ॉन्ट का नाम है, यानी जो टाइपिंग फ़ॉन्ट होते हैं उसका ही नाम क्या है भाई? चाणक्य है भाई। जैसे मंगल कृति देव, ये भी क्या है? ये भी एक कंप्यूटर के फ़ॉन्ट है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं भैया। कौन? कबीर। तो किस शाखा के प्रतिनिधि हैं भैया? कौन? कबीर। तो कबीर की बात करें, ये है भाई ज्ञानाश्री। ठीक है, शाखा के क्या है भाई? प्रतिनिधि कवि हैं भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है भैया? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है भाई? तो इसके जो रचयिता हैं तुलसीदास जी हैं। कौन है भाई? तुलसीदास जी हैं भाई। कर्मभूमि के लेखक का नाम है भाई। ठीक है, जो कर्मभूमि है उसके लेखक का नाम क्या है भाई? ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद के द्वारा ही कर्मभूमि की रचना की गई है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमक्रीटनी के रचयिता का नाम क्या है भाई? किसका भाई? हिमक्रीटनी रचयिता का नाम क्या है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा भाई? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है भैया। ठीक है, भक्तिन के प्रमुख पात्र का भक्तिन का वास्तविक नाम है भाई। तो क्या नाम है? ये हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा
लक्ष्मीन, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीन हो जाएगा। महादेवी के रेखा चित्र, भक्तिन कैसा है अभी, तो रेखा चित्र है, किसके द्वारा लिखा गया, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। और वास्तविक नाम क्या है, प्रमुख पात्र के भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, तो लक्ष्मण है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है भाई, किसके भाई, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो तीसरी भाषा क्या है, हमारा अपभ्रंश है भैया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है भैया, किसका, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है भाई, तो क्या है, तो इसका नैनीताल और अल्मोड़ा है, क्या भाई, नैनीताल और अल्मोड़ा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है भाई। ठीक है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, तो किससे हुआ है भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी से हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें कहलाती है भैया। भाषा की छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें वो क्या कहलाती है, वो वर्ण कहलाती है भैया। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, हमसे पूछा गया है, तो इसमें इम प्रत्यय है, क्या है भाई, इम प्रत्यय है भाई। इसमें ही पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भाई। थोड़ा सा ये डाउट वाला क्वेश्चन रहा था। अरावली भी बहुत से जो टीचर हुए हैं उन्होंने माना है, लेकिन जो इसका आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो चंबल माना गया है। क्या माना गया अभी, तो चंबल आंसर माना गया है भाई। तो ये विवादित क्वेश्चन था थोड़ा भाई। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है, तो इसकी बात करें, ये जो बना है हमारा अंग्रेजी और हिंदी शब्दों से मिलकर बना है क्या, रेलगाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, अनिल हो जाएगा। किसका पूछा गया है, अग्नि का। अनिल किसका होता है अभी, हवा का होता है। आग, अनल और वैश्वानर किसका होता है अभी, आग के होते हैं। सदानंद में संधि है भाई, किसमें, सदानंद में संधि पूछी गई है, तो सत प्लस आनंद हो जाएगा इसका। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी भाई, इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो वाक्य हमारा रहने वाला है ये इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगल हो कैसे वाक्य है, तो इच्छावाचक वाक्य है भैया। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो कांस्टेबल परीक्षा है 2022, किस तरीके से इसका पेपर आया है, किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट कितना पुराना पूछा गया है, कितने नंबर का करंट पूछा गया है, जीके जीएस का पोर्शन कैसा रहा है, उत्तराखंड का पोर्शन कैसा रहा है। एक ये थोड़ा सा एनालाइज आप लोग करना है इस पेपर सेट से कि किस तरीके से 2022 का पेपर बनाया गया था भाई। तो इस पूरे पेपर का हमने क्या करा है, एनालाइज करा है, और आंसर और क्वेश्चन पे ही हमने डिस्कस करा है। रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं उनको भी समझाया गया है। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।